जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस और समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भी उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं हैं वो भी, और जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए भी जो इसमें विश्लेषण किया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, तो जीएस में विशेष पॉइंट देखिए। जीएस जीके अर्थात जीएस जीके समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी। देखिए, आज हम कुछ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों के संबंध में। ठीक है, किसके विषय में? उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जो जिले हैं अर्थात जिला हैं उनके संबंध में हम बात करेंगे और उनसे संबंधित अन्य भी विश्लेषण करेंगे और जो भी हो सकेगा उनसे कनेक्ट होकर के उनको हम विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे। आइए समझते हैं। ठीक है, कोशिश करिए समझने की। देखिए, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें एक महत्वपूर्ण रूप से अक्सर सवाल बन जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है। ठीक है, ये सवाल बन जाता है। इसी की पैरेलल आप जोड़ लीजिए। देखिए, आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बढ़िया आएगा। ठीक है, और समझ बेहतरीन आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिए, जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला पता चल जाएगा तो हमें यह भी तो पता चल सकता है कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है ना। और जब सबसे छोटा जिला पता चल जाएगा यूपी का तो ये भी पता चल सकता है सबसे छोटा राज्य कौन है ना। इन बातों को हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और जब राज्य समझ जाएंगे, जिला समझ जाएंगे तो हम यह भी तो समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे छोटा देश कौन है ना। तो इन सभी बातों को हम बात करते हैं। एक एक समझने की कोशिश करिएगा कैसे दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो भी है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, देखिए, तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है। तो इसको तो आप बचपन से सीखे होंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला लखीमपुर खीरी आता है। कौन आता है? लखीमपुर खीरी। तो इसको तो आप जानते होंगे, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। एक बात कर लेते हैं कि लखीमपुर खीरी जो है, लखीमपुर खीरी में एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। वो कौन है? तो हम जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र है। एक बात है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन बनाया गया, जिसे 1936 तक हाईलैंड नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और वह हाईलैंड नेशनल पार्क बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाया। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक महत्वपूर्ण रूप से नदी प्रवाहमान है जिसे हम रामगंगा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसका वर्तमान नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, जो उत्तर प्रदेश से कट करके बना हुआ राज्य उत्तराखंड है वहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए, लखीमपुर खीरी। ठीक, इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपसे एक सवाल है, विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है और किस देश में है? इन दोनों के उत्तर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन है? लखीमपुर खीरी है ना। अब इसी में एक बात कर लेते हैं कि भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में कौन है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है राजस्थान। इंपॉर्टेंट है राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आएगा? तो आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से आएगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये चार के चारों राज्य इकट्ठा लगे हुए हैं, याद रखिएगा। जब मैपिंग में आप ध्यान देंगे तो ये एक साथ लगे हुए हैं, क्योंकि आप देखोगे तो राजस्थान से जस्ट जो है नीचे के हिस्से में देखेंगे इस क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश पड़ेगा, और जुड़ा हुआ नीचे है उसका दक्कन का पठार जो जानते हैं, ये पूरा महाराष्ट्र आ जाएगा, और ऊपर जुड़ा हुआ यूपी है। समझ जाओगे तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। समझ जाएंगे ना। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, याद रखेंगे।
इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण रूप से है यहाँ के कुछ राजनीतिक परिदृश्य जान लेना आवश्यक है। जैसे आप जानते हैं वर्तमान में जल्द ही चुनाव हुए थे और रिजल्ट भी घोषित हुए थे। किन किन राज्यों में कौन कौन मुख्यमंत्री बना है इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। ठीक है, ये नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। ठीक है, और राजस्थान के जो हम गवर्नर की बात करते हैं तो ये कलराज मिश्र हैं वर्तमान में। कौन? कलराज मिश्र। CIMP पॉइंट है कि राजस्थान के भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। कौन? मोहन यादव को बनाया गया। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। समझ जाएंगे, दो भाई, इनके नाम में दो जगह भाई है, समझ जाइएगा ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। समझ जाएंगे ना। एक बात ध्यान रख लीजिए, माँ से मध्य प्रदेश और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं माँ से मोहन लाल और जो यहाँ के गवर्नर हैं माँ से मंगू भाई छगन भाई पटेल। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बन गया, समझ जाएंगे। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन? एकनाथ शिंदे। समझ जाएंगे। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है रमेश बैस। कौन? रमेश बैस। इंपॉर्टेंट है, समझ जाएंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आपको ये बताना होगा, हमने पढ़ाया है क्लास में, जो राजस्थान है, राजस्थान किस धातु के लिए अग्रणी उत्पादक राज्य है? ठीक है, जरूर बताएंगे आप। और राजस्थान में झील कौन कौन सी है आप जरूर बताएंगे। इनमें से चारों में से बताना होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी में बताना होगा कि मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ठीक है, और इन्हीं में से आपको बता दें कि आपसे कभी पूछा जाए तो समग्र मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। समग्र मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन सही से सुनिएगा, पेपर में सवाल यहाँ से मिलेंगे। और महाराष्ट्र, आपसे कहीं पूछा जाए सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश मत लगाइएगा, अब महाराष्ट्र लगाइएगा। क्या लगाइएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, और अभी हाल ही के डेटा के अनुसार अभी तक आप जानते हैं कि गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, जानते होंगे। लेकिन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र हो गया था, लेकिन अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश फिर से चीनी उत्पादन में अग्रणी हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात आप जानते होंगे। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं, ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देख लेते हैं विश्व में। ठीक है, विश्व में हम एक बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है, तो विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की प्रमुख नदी मास्कोवा। ठीक है, समझ जाइएगा, इसी के तट पर इसकी राजधानी मास्को स्थित है। ठीक है, समझ जाइएगा। और यहीं पर यानी रूस में ही दुनिया की सबसे गहरी झील या दुनिया की सबसे प्राचीन झील, उसका नाम बैकाल झील है। क्या नाम है? बैकाल झील है, समझ जाएंगे। और इसे और किस नाम से जानते हैं आप बताइएगा। ठीक है, अगला है, आपको यह भी बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन 1992 किलोमीटर रूस में ही है। ठीक है, और रूस आप समझ जाइएगा यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। इसका 80% से अधिक हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन इसकी राजधानी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, समझ जाइएगा। ठीक है, रूस का एक शहर है या क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं साइबेरिया। और अमेरिका का एक क्षेत्र है अलास्का, जो पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। इन दोनों के मध्यवर्ती भाग में एक जल संधि पड़ती है, उसका नाम पड़ता है बेरिंग जल संधि। क्या नाम? बेरिंग जल संधि, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात चुकची सागर को बेरिंग सागर से कनेक्ट करती है, समझ जाइएगा।
और अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है। साइबेरिया एक क्षेत्र जो है ये रूस का है और अलास्का एकमात्र यूएसए का राज्य है जो उसके मुख्य भूमि से नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अर्थात वह रूस से कनेक्टेड है। अगला देखिए, कनाडा की बात कर लेते हैं। दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला सॉरी दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कनाडा है। कनाडा की राजधानी ओटावा जो ओंटारियो नदी के तट पर स्थित है, इस बात को जानते रहिएगा। और कनाडा के आप जानते हैं जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी G20 में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थे, ठीक है, उनका नाम जस्टिन ट्रूडो है। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो, आप समझते होंगे। और भी खालिस्तानी संगठन के चलते ये चर्चा में अक्सर बना रहता है, ठीक है, इस बात को समझ जाइएगा। अगला है यूएसए, ठीक है, यूएसए, इसे आप समझिएगा। कनाडा की सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन है, आप बताइएगा, ठीक है। अगला है यूएसए। यूएसए की बात करें, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर है। कौन? पोटोमैक नदी के तट पर है। यहाँ का एक प्रमुख शहर है, इसका नाम है शिकागो। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन भी आयोजित किया गया था 1993 में, ठीक है। और यहीं पर है कौन सा ऐसा शहर है जो हडसन नदी के तट पर है, आप बताइएगा। यूएसए का कौन सा ऐसा शहर है जो हडसन नदी के तट पर है, ठीक है। यूएसए की बात कर लें, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम जो बाइडेन है, ठीक है। और यहीं से हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को प्राप्त किया है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अगला है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक बात जान लीजिए कि आपसे पूछा जाए दुनिया की 5 महानतम झीलें कहाँ हैं, तो ध्यान रखना होगा यूएसए में कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। सुपीरियर, कौन कौन? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। कौन? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। आपसे कभी भी पूछा जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, उसका नाम हो जाएगा मिशिगन झील, समझ जाइएगा। दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में ये शुमार है सुपीरियर झील, जो सबसे ज्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, इस बात को आप जरूर समझिएगा, ठीक है। इसको किस नदी से पानी मिलता है, आप बताइएगा इन सभी को, ठीक है। अगला एक सवाल है, कनाडा और अमेरिका के मध्य जो समांतर रेखा जाती अर्थात अक्षांश रेखा है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना होगा 49वीं अक्षांश रेखा। 49वीं समांतर रेखा या अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। 38वीं समांतर रेखा आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है, ठीक है, इस बात को आप जरूर जानिएगा। अगला है चाइना। चाइना की हम बात कर लेते हैं, जिनपिंग यहाँ जानते ही हैं, ठीक है। चाइना की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है आपको बताना होगा, ठीक है। अगला है चाइना की राजधानी बीजिंग, आप जानते ही होंगे। अगली बात है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील की हम बात करते हैं, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। क्या? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश भी है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो ब्राजील है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और ब्राजील के वर्तमान जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है, क्या नाम? सुनिएगा, लुइज इसियो लूला दा सिल्वा। तो सब भूल जाना भले, एक बात याद रखना कि लूला किस देश के देश प्रमुख हैं, तो समझ जाइएगा ब्राजील के हैं। कहाँ से? ब्राजील के, ठीक है। आपको बताना होगा गन्ना किस देश का ओरिजिन है, ठीक है। और कर्नाटक में जो कर्नाटक जो अग्रणी राज्य है, इसमें कहवा या कॉफी में इसका मूल रूप से ओरिजिन किस देश में हुआ है, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हम राजधानी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। ठीक है, और इसे प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हमारे आप सबके यहाँ पर यूकेलिप्टस नाम का एक पौधा है या पेड़ है, जिसे हम पर्यावरण का आतंकवादी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया से ही लाया गया था। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेजन के वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में ही पाए जाते हैं, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो देश के प्रमुख अर्थात प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन है? तो उनका नाम याद रखिएगा। ये क्या लिखा है? एंथोनी अल्बानीज। क्या है? एंथोनी अल्बानीज। ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया से और भी बहुत सवाल हैं। ठीक है, फिर देखिएगा। अगला है इंडिया। इंडिया के विषय में आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला नाम है अर्जेंटीना। क्या? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर। क्या नाम है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है? आप बताइएगा। अर्जेंटीना की जो है यहाँ पर एक प्रमुख ज्वालामुखी भी है, आप बताइएगा कौन सा है। ठीक है, और एक सवाल बताइएगा, ओजन डेल सलाडो ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, आप इसे जरूर बताइएगा। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्वाड एक संगठन है जिनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं, ध्यान देना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और एक नाम है जिसे हम कहते हैं जापान। ये क्वाड के मेंबर हैं। ठीक है, आपको ये बताना होगा कि इन सभी यानी रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना, इनमें से एससीओ की स्थापना, एससीओ की स्थापना किस देश में हुई है? समझ जाइएगा, इसे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इतनी अहम बातें हैं जो आपको याद रखने के लिए आवश्यक हैं एग्जाम पॉइंट से। ठीक है, चलिए अगली बात हम करते हैं। एरिया में सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, उसका नाम हापुड़ है। क्या नाम है? हापुड़। विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, याद रखिएगा इसका नाम हापुड़ है। क्या नाम है? हापुड़। ठीक है, समझिएगा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपसे राज्य पूछा जाए तो उसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे छोटा देश पूछा जाए तो वेटिकन सिटी है, जो इटली की राजधानी रोम के अंदर है। इस बात को समझिएगा। ठीक है, आपसे कहीं पूछा जाए गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक है, और यह भी भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। और गोवा के जो वर्तमान राज्यपाल पूछा जाए तो उनका नाम है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। कौन? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। एक नज़र में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कलराज मिश्र गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सीएम और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कौन हैं? तो वहाँ के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के आप जानते ही हैं सभी। अगला पॉइंट है, पॉइंट ये है गोवा। क्या? गोवा। गोवा आपको ये बताना है कि गोवा कब अंग्रेजों के अधीन हुआ और गोवा पर अधिकार सबसे पहले किसका था। यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी आप समझ सकते हिंद क्षेत्र में चलाई गई थी। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से इसने छीना था गोवा को, समझिएगा। ठीक है, और गोवा हमारे देश का कब पूर्ण राज्य बना, तो याद रखिएगा 1987 में ये गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, समझ जाइएगा।
ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक नज़र मान लेते हैं छत्तीसगढ़ पर, क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। कौन कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मिजोरम, इनमें हाल ही में चुनाव हुए हैं, आप जानते ही हैं। और कर्नाटक भी शामिल था, जिनमें से 5 राज्य थे, है ना। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन? विष्णु देव साय, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन, विश्व भूषण हरिचंदन हैं, समझ जाइएगा। अगली हम बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र आप विशेष रूप से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन पर, ठीक है। पेपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन किस जिले में है, तो सर्वाधिक वन आपसे पूछा जाए, आंसर हो जाएगा सोनभद्र। कौन? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र जिले में है। कितना? 2544 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये जरूरत का नहीं है, लेकिन जानते रहिएगा। आपसे एक बात बता दें, कभी भी आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण रूप से खनिज में अग्रणी कौन है, कौन? खनिज में अग्रणी जिला कौन है, तो सोनभद्र है। सोने का पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर लगाना होगा सोनभद्र है, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है, तो ध्यान रखिएगा ये सोनभद्र है। इसके एक तरफ पड़ जाता है कौन? मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। एक तरफ पड़ जाता है झारखंड, एक तरफ पड़ जाता है मध्य प्रदेश, एक तरफ है छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। एक तरफ पड़ता है झारखंड और एक तरफ है बिहार। तो समझ जाइएगा सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार, समझ जाइएगा। और यहीं पर रिहंद नदी भी है, ठीक है। क्या? रिहंद नदी है। और यहीं पर एक डैम बना हुआ है, जिसके चलते एक बड़ी सी झील का निर्माण हुआ है, जो देश की सबसे बड़ी कृत्रिम प्राणी की झील है। उसका नाम है पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, समझ जाइएगा। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील है, जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, इनके नाम पर है, ठीक है। अगला एक सवाल है, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इसे आप जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनाई गई? उत्तर प्रदेश के या देश के पहले राज्यपाल कौन बनी, या महिला राज्यपाल कौन बनी? आप इनका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो सोनभद्र से इन अहम सवालों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, सर्वाधिक वन कहाँ है? सोनभद्र में। आपसे पूछा जाए न्यूनतम वन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का भदोही जिला हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? इसे कहते हैं वनावरण। क्या कहते हैं? वनावरण, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका भदोही। और भदोही आपको बताएं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भदोही कालीन के लिए अग्रणी है। किसके लिए? कालीन के लिए, समझ जाइएगा। देखिए, सर्वाधिक सोनभद्र में वन क्षेत्र है। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो राज्य भी होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा वन राज्य में पूछा जाए, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद आपका इस क्षेत्रफल में, अच्छा क्षेत्रफल में, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं एरिया में, ठीक है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के, अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। कौन? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, ठीक है। एक सवाल आपसे बताएं, अक्सर कहते हैं भारत का आखिरी गांव किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका परिवर्तन करते हुए कर दिया है भारत का प्रथम गांव, ठीक है। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि करेंट का सवाल कि भारत का प्रथम गांव
किस राज्य में अवस्थित है? आंसर आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चाइना के हस्तक्षेप को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है। ठीक है, अगला है, आपसे कभी पूछा जाए कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो ध्यान रखना होगा एरिया में सबसे अधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में 85.41 अर्थात 85.41% वन पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे जानने की जरूरत है कि मिजोरम मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वह मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हाल ही में 2023 के लास्ट में बनाए गए हैं, लाल दुहा वमा। ठीक है, लाल दुहा उमा, क्या लाल लिखा है, लाल दुहाउमा। ठीक है, ये कौन है, मिजोरम के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं। इनका संबंध किससे है, तो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से है, अर्थात ये मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से है। पेपर में सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है जो नवीनतम राज्य है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं बनी है। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। 3 ऐसे राज्य हैं, कौन कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां भाजपा की सरकार बनी है। कर्नाटक में कांग्रेस की बनी है, और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है, इसकी सरकार बनी है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। आपको बताना होगा नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, और प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप जरूर बताइएगा इन सभी बातों को। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि मिजोरम के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, तो हरिबाबू, क्या, हरिबाबू कम भमपति, समझ जाइएगा। अगला है, आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो न्यूनतम वन क्षेत्र भदोही में है, समझ जाइएगा। और राज्य पूछा जाए तो राज्य में आपका हरियाणा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा में, हरियाणा जितना बड़ा है उसके टोटल क्षेत्रफल का मात्र 3.5% ही वन वहां पर हैं। ठीक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या नाम है, मनोहर लाल खट्टर। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपसे सवाल है कि एक इकोसिस्टम बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए, आप जरूर बताएंगे इस बात को। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, इस बात को बताइएगा। अगली हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसे आप बताइएगा। ठीक है, और जरूर बताइएगा, तो उसका नाम हापुड़ है। क्या नाम है, हापुड़, इस बात को जानिएगा। सबसे अधिक वृक्ष अर्थात वन कहाँ है, आंसर हो जाएगा सोनभद्र, और न्यूनतम कहाँ है, भदोही में, इस बात को जानिएगा। ठीक है, प्रतिशत में राज्य पूछा जाए तो आपका मिजोरम हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे अधिक पूछा जाए तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा आपके साखू के वृक्ष पाए जाते हैं। साखू यानी सागौन के वृक्ष को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे कभी छोटा सवाल पूछा जाए नदियों का मायका किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जनसंख्या जनसंख्या सर्वाधिक रूप से किस जिले में है, ये सभी 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, आंसर होगा आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में सर्वाधिक जिले हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक तहसील भी हैं। ठीक है, देखिएगा, जो प्रयागराज है, प्रयागराज यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 16.49% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, आपसे कहीं पूछा जाए जनसंख्या में सबसे अधिक कौन कौन से
राज्य हैं, देखिएगा यूपी है। कौन? यूपी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। और इस बात को जानिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। कितनी? 16.49%। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल आता है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे भी आगे पूछेगा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। कितनी है? 1106 है। ठीक है, और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। कितनी? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिएगा। आपसे पूछा जाए जनसंख्या, जनसंख्या में देखिए इन महत्वपूर्ण बातों को आप इकट्ठे समझिएगा। ठीक है, ये अक्सर मिलते नहीं हैं, इन बातों को ध्यान दीजिए इकट्ठे। तो समझिएगा, जनसंख्या में सबसे कम कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। कौन? सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या में है। और ये दूसरा, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य भी है। पहला कौन है आप बताइएगा? अभी मैंने बताया था। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए सिक्किम, सिक्किम के लिए कुछ बातें ध्यान रख लीजिए। आपसे पूछा जाए विश्व का 100% जैविक जिला कौन है? सॉरी, जैविक क्षेत्र कौन है? हो जाएगा सिक्किम। यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता है, कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जाए कि कंचनजंगा कहाँ है? आपका हो जाएगा सिक्किम में है। कहाँ पर है? कंचनजंगा भी आपका सिक्किम में है। ठीक है, जेमू ग्लेशियर आपसे पूछा जाए कहाँ है? कौन? जेमू। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? तो जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है, जहाँ से तीस्ता नदी का ओरिजिन है। किसका? तीस्ता नदी का ओरिजिन है, ओरिजिन है। और जो तीस्ता नदी है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र ही रहता है। इस बात को जरूर जानिएगा। और सिक्किम से आपसे पूछा जाए सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना और सिक्किम भारत का यूटी कब बना? तो देखिए, सिक्किम भारत का यूटी, यूटी कहे तो यूनियन टेरिटरी, ये जब बनता है ऐसा में हो जाएगा सन 1974। 1974, जिसके लिए हमें अपने भारतीय संविधान में ध्यान रखना होगा 35वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। ठीक है, और इसे हमने पूर्ण राज्य यानी स्टेट बनाया सन 1975 में, जिसके लिए हमें 36वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, आपको बताएं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी बाह्य राज्य अर्थात देश आकर के भारत में सम्मिलित हो सकता है। यदि ऐसा होगा तो संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 में संशोधन करेगी। ठीक है, और 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी राज्य में सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कुछ भी कर सकती है। इस बात को समझिएगा। तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना या सह राज्य बना। कौन? सिक्किम। पूर्ण राज्य बना 1975। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस बात को समझिएगा। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट भी है। ठीक है, और दूसरा क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्टेट है। इस बात को जानिएगा। ये भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन? देखिएगा, ये है, एक तरफ इसके नेपाल है, और एक तरफ इसके चाइना है, एक तरफ इसके भूटान है। ये ऐसा एक राज्य है जहाँ पर भारत की कोई भी भाषा नहीं बोली जाती है। यहाँ पर नेपाली, चीनी और भूटान की भाषा बोली जाती है। भूटान की भाषा कौन है आप बताइएगा। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। आपसे पूछा जाए कहीं बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। इसको कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, जो मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि जनगणना की एक बात कर लेते हैं। सबसे पहली बार जनगणना विश्व में कहाँ कराई गई?
तो सबसे पहली बार जनगणना विश्व में भारत में कराई गई। ठीक है, भारत में कहाँ पर? तो एक मगध साम्राज्य में एक मौर्यन एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में एक सम्राट अशोक नाम का व्यक्ति जो है क्या थे? सम्राट थे। इनके समय में पहली बार जनगणना कराई गई थी। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहीं पर सबसे पहले शिलालेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में लिखित हैं, इस बात को जानिएगा। और सबसे पहले 1750 में किसने खोजा था? तो टी पैनथेलर ने खोजा था। और सन 1837 में इन्हें पढ़ने में सफलता किसने पाई थी, इसे आप बताइएगा। ठीक है, अगला जनगणना की बात करें तो जनगणना की बात सन 1872 में लॉर्ड मेयो नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। तो व्यक्ति क्या आप जानते हैं? 1858 के बाद वायसराय शब्द हो गया था, है ना? तो एक वायसराय था जिसे कहते थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार आधुनिक भारत में 1872 में जनगणना कराई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, आप फंस जाएंगे। पहली बार जनगणना आधुनिक भारत में कौन कराता है? लॉर्ड मेयो, 1872। ठीक है, सम्राट के नाम पूछा जाए तो अशोक। ठीक है, और एम्पायर के नाम पूछा जाए तो मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के समय द्वितीय नगरीय क्रांति माना जाता है। तो प्रथम नगरीय क्रांति आप जानेंगे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है। ठीक है, अगला ये लॉर्ड रिपन जो है आप इसे जानिएगा। ये एक बार काला पानी के नाम से प्रसिद्ध अर्थात सेलुलर जेल, अंडमान स्थित सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में घूमने गया था, निरीक्षण करने गया था। लेकिन वहीं पर एक अफगानी फौजी था जो वहां पर सजा काट रहा था, जिसका नाम शेर अली अफरीदी था। क्या नाम था? शेर अली अफरीदी ये था। ठीक है, इसने अंडमान की सेलुलर जेल में ही लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। आपसे कभी पूछा जाए कौन सा ऐसा वायसराय है जिसकी हत्या अंडमान में हो गई थी, उसका नाम हो जाएगा लॉर्ड मेयो। दूसरा सवाल है कौन सा ऐसा वायसराय है जिसकी समाधि भारत में स्थित है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी समाधि गाजीपुर में स्थित है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसे सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं कॉर्नवालिस को। ठीक है, अगला है दूसरे नंबर पर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, 72 के बाद 9 वर्षों के बाद लॉर्ड रिपन नाम का जो गवर्नर आता है अर्थात वायसराय आता है, इसने 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ कराई। आपसे कहीं पूछा जाए पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो और नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ कराई लॉर्ड रिपन ने। समझ जाइएगा, तब से लगातार 10 वर्ष पर जनसंख्या जो है जनगणना होती आ रही है, लेकिन इस बार 21 में होनी थी जो अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। ये महत्वपूर्ण रूप से जनगणना से सवाल हो जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन को किस चीज का जनक कहते हैं, आप इसे जरूर बताइएगा। आपसे बताएं कि जनगणना में कभी पूछा जाए कौन सा ऐसा समय था जब देश की जनगणना नकारात्मक चली गई थी, अर्थात जब 10 वर्ष में जनगणना कराई गई तो उसमें जनगणना बढ़ी नहीं और ना ही स्थायित्व प्राप्त कर सकी, बल्कि वह घट गई थी। आपको बताएं, याद रखिएगा ऐतिहासिक परिदृश्य से आप देखेंगे 1900 जब आता है 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में 30 दिसंबर 1906 को आप जानते हैं मुस्लिम लीग का ओरिजिन होता है। और 1907 सूरत अधिवेशन अर्थात सूरत फूट होती है, जिसमें अंबिका चरण क्या नाम है रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे चलते चलते क्या क्या होता है, 1909 में अंग्रेजों के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक पंचायत अर्थात मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई। इस बात को समझते हैं और उसकी बात है जिसे हम क्या कहते हैं 1919 के
जो कानून आया इसे हम किस नाम से जानते हैं, आप इसे जरूर बताइएगा। मार्लिमेंटो सुधार कहते हैं या लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ठीक है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, है ना, जानिएगा। उसके बाद 1911 में पहली बार भारत में राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है। और जॉर्ज पंचम और मैरी का आगमन होता है, जिनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थापित किया ही गया है, आप जानते भी हैं। और यहीं पर देश की राजधानी अर्थात भारत की राजधानी कलकत्ता, क्या कलकत्ता बनाई गई थी। और 1912 में आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई अर्थात स्थानांतरित की गई। तो बनाई कब गई? 1911 में। और स्थानांतरित कब की गई? आप समझते हैं 1912 में। और यही समय है जब 1900 कब 1905 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन भी चला था, बहिष्कार आंदोलन भी चला था। इसे बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इन बातों को आप समझिएगा, इनको क्यों बता रहे हैं तो देखिएगा। 11 के बाद 12 आता है और 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से चलते चलते 1916 जब आता है तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। ध्यान रहे, लखनऊ अधिवेशन कितने हुए हैं आपको इस बात को जरूर बताना होगा, ठीक है। एक 1916 में हुआ है, एक 1936 में हुआ है और एक कब हुआ था आप जरूर बताइएगा, ठीक है। 1916 में आप समझ सकते हैं कि ये सारी बातें हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसमें गांव जो है किसानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और आप जानते हैं 1917 में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती हैं, कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। इन बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसी समय होता है सन 1917 में चंपारण आंदोलन, ठीक है। आप समझिएगा, देश में पहला गांधी जी का सत्याग्रह, ठीक है। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में हो चुका था, इस बात को समझिएगा। और 1918 में आता है, क्या होता है इसमें? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। आप इस बात को समझते होंगे, ठीक है। तो ये गलत है, खिलाफत आंदोलन नहीं प्रारंभ हुआ। इस समय कौन हुआ? तो आप समझते हैं कि 1917 में चंपारण के बाद कौन सा आंदोलन चला, आप इसे बताएंगे, ठीक है। मिल मजदूर चला या और भी कुछ चला, ठीक है। तो आप इन घटनाक्रमों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और यहीं पर एक घटना घटित हुई थी, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जिनमें आप जानते हैं दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक डॉक्टर सत्यपाल और भी अन्य लोग थे, जिनकी गिरफ्तारी के कारण ये घटना घटित हुई थी, आप जानते हैं। अर्थात यहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, क्या? बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। और धीरे धीरे करके आप जानते हैं 1922 में क्या हुआ, इन सभी बातों को आप रिकॉल कर लेंगे। तो यहाँ से लेकर के, यानी हम ये सिखाना चाहते हैं 1911 से लेकर के 1921 के बीच में जनसंख्या देश की बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, अर्थात ये माइनस में हो गई। ध्यान रहे, ये नकारात्मक चली गई। अब जब नकारात्मक चली गई, इसी को कहते हैं जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। बात समझ में आई कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1911 से लेकर के 1921 के बीच का जो दशक है, इसे जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं। अर्थात यहाँ जनसंख्या नेगेटिव में चली गई थी, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट सर्वाधिक जनसंख्या कब बढ़ी, है ना, तो ये भी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1991 से 2001 के बीच में जो जनसंख्या यानी जनगणना हुई, इसके बीच में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ गई। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट कब? 1991 से 2001 के जो बीच का दशक है, इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इनमें सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी और विभाजक वर्ष अर्थात नेगेटिव में थी 1911 से लेकर के 1921 के बीच में। इस बात विशेष ध्यान रखेंगे। 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक लोगों का जन्म हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पेपर में आता है, ठीक है। अगला, आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में दशकीय वृद्धि क्या रही, यानी 2001 से लेकर 2011 तक के बीच में
जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो जनसंख्या, देश की जनसंख्या 17.7% बढ़ी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20.23% बढ़ी, यानी यूपी की जनसंख्या 20.23% बढ़ी और समग्र देश में देखा जाए डाटा तो 17.7% बढ़ी। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसे जरूर से जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट हमने आपको बता दिए जनगणना से, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। देखिए जनघनत्व क्या होता है, तो जनघनत्व एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को जनघनत्व कहते हैं। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है उसी को जनघनत्व कहते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। तो जनघनत्व, तो सर्वाधिक रूप से जनघनत्व किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। कहाँ? गाजियाबाद में। न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहीं पूछा जाए सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा बिहार में। कितनी? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके पहले वेस्ट बंगाल था, ठीक है। आपसे कहीं पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जनघनत्व क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 828 या कहीं कहीं 29 भी लिखा है, 828 या 29 जो भी मिले देख लीजिएगा, ठीक है। और देश का यहीं पर यानी समग्र रूप से देश का जनघनत्व पूछा जाए तो वह है 382। कितना? 382 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। बिहार का जनघनत्व 1106, यूपी का जनघनत्व 829, देश का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। अगला है, आपसे क्या पूछा जाए न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आपसे कहीं पूछा जाए सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली का है। कितना? दिल्ली का है, 11,000 कुछ है, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक नाम और भी है जिसे हम नेफा भी कहते थे, नेशनल नेफा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, कभी याद चौंकिएगा नहीं, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगला है, आपसे कहीं पूछा जाए कि लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, ठीक है, जेंडर गैप। आपसे कहीं पूछा जाए न्यूनतम जेंडर गैप अर्थात अधिकतम लिंगानुपात कहाँ है और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है और न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। देखिए ये क्या होता है, इसमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। 1,000 पुरुषों पर उपस्थित महिलाओं की संख्या जो होती है उसे लिंगानुपात अर्थात जेंडर गैप कहते हैं, ठीक है। जैसे पूरे देश का पूछा जाए लिंगानुपात क्या है, 1,000 पुरुषों पर पूरे देश में 943 महिलाएं हैं। इस बात को ध्यान समझिएगा। वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 1,000 पुरुषों पर कुल मिलाकर के 912, कितनी? 912 महिलाएं उपस्थित हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात पूछा जाए 1,000 बालकों पर, वहीं पर जो है 902 बालिकाएं उपस्थित हैं। इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देश का लिंगानुपात क्या है? 943। उत्तर प्रदेश का 912 है, ठीक है। और 943 912 के बीच में 31 का अंतर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो जौनपुर में है। कहाँ पर? जौनपुर में है, ध्यान दीजिएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में कितना है? 851। देखिएगा, यानी गौतम बुद्ध नगर जो जिला है यहाँ पर 851 महिलाएं हैं प्रति 1,000 पुरुषों पर, ठीक है। और केरल में राज्य में पूछा जाए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो है राज्य में केरल में है 1,084, यानी 1084, यानी कि 1,000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। कितनी? 1,000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, अर्थात महिलाएं क्या हैं?
केरल में पुरुषों की अपेक्षा अधिक है ना। वहीं पर आपसे हरियाणा में देखा जाए तो न्यूनतम क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है, अर्थात यहाँ पर 1000 महिलाओं पर 879, 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। इस बात को समझिएगा, यानी जेंडर गैप में और वनावरण में दोनों में अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। वही यहाँ पर लिखा है कि नेशनल कौन, यानी राष्ट्रीय लिंगानुपात 943, उत्तर प्रदेश का 912 और चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन है, 902 है। इस बात को आप समझ जाइएगा। इंपॉर्टेंट रूप से इतने सवाल अहम थे जो हमने आपको करा दिए। इसके अगले भाग अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।